क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, अच्छा इसमें मेन है ही टेबल बनाना। अगर टेबल बनाना आपको आ जाएगा ना, हम ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर टेबल बनाया करेंगे। वैसे तो टेबल के बगैर भी ये सवाल हो जाता है, बट टेबल बनाने से ये हमें फायदा हो जाता है, काफी चीजें उसके अंदर शामिल जो है वो हमें क्वेश्चन हल करने में हेल्प करती है। लिखा हुआ है वंडर लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ टेक्सटाइल मशीनरी, फॉलोइंग आर द ड्राफ्ट एक्सट्रैक्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड एसओपी। हमारे पास ये डाटा गिवन है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, रिटेन अर्निंग, प्रॉफिट फॉर द ईयर। अच्छा ये मोस्टली कल भी एक क्वेश्चन रेज किया कुछ लोगों ने कि सर हमने सॉल्यूशन में देखा है कि सिर्फ वो एसओपीएल में ना प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट ले रहा है। अच्छा ये बात, ये जरूरी नहीं है कि आप भी सिर्फ प्रॉफिट का इफेक्ट ले, आप नेट इफेक्ट ले सकते हैं प्रॉफिट के ऊपर। मोस्टली ये है कि कम अज कम इनके ऊपर इफेक्ट लेना जरूरी है, ये वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब इसके अलावा अगर वो चीजें अलग अलग भी आप लिख रहे हैं तो वो गलत नहीं होगी। हाँ जब हम नोट्स बनाते हैं तो फिर इंक्रीज या डिक्रीज सबका लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होता है कि डेप्रिसिएशन में क्या चेंज आया, रिपेयर एक्सपेंस में क्या चेंज आया, कोई रिटेन अर्निंग में जो चेंज आ रहा है वो क्या चेंज आ रहा है, वो नोट्सों के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज हम लिखा करेंगे। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मेन क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है कि following additional information has been taken into account in the preparation of the above financial statement. Cost of repair rupees 20 million was erroneously debited to the machinery account. था रिपेयर और आपने किस में लिख दिया, मशीनरी अकाउंट के अंदर। कब लिखा, 1 अक्टूबर 13, और लाइफ उसकी क्या लिखी हुई है आपने, 10 साल। एक तो ये गलती होगी। गलती क्या थी कि कॉस्ट ऑफ रिपेयर 20 मिलियन आपने डेबिट कर दिया मशीनरी अकाउंट को। अभी जो कुछ लोग कह रहे थे कि सर समझ नहीं लगती प्लस करना है या माइनस करना है, बिल्कुल सादा सी बात है। कॉस्ट ऑफ रिपेयर था 20 मिलियन, तो इसको कहां लिखना चाहिए था, एक्सपेंस में। एक्सपेंस लिखने थे, उसने मशीनरी लिख दिया। अब इसका मतलब है मशीनरी एक्सपेंस में तो नहीं लिखा जाता ना, वो तो नॉन कैटेस्टेड में लिखा जाता है। अगर हमने एसओपीएल को ठीक करना है तो उसने एक वैल्यू को एसेट में लिखना ही नहीं था, लिख दिया। अगर उसने मशीन लिखा होगा तो फिर हर साल उसकी डेप्रिसिएशन भी ले रहा होगा। इसका मतलब है रिपेयर लिखना था, वो लिखा नहीं। एक हम रिपेयर लिख देंगे और दूसरा उसने डेप्रिसिएशन नहीं लिखनी थी, वो लिख दी है, तो हम उसकी डेप्रिसिएशन को रिवर्स कर देंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन तो आनी नहीं चाहिए थी, और रिपेयर को लिख देंगे, तो ये हमारा एरर ठीक हो जाए। नेक्स्ट देखें, 1 जुलाई 14 को WL reviewed the estimated life at its plant, revised its from 5 years to 8 years. The plant was purchased on 1 July 13 at a cost of rupees 70 million. कहते हैं एक एसेट 1 जुलाई 13 को खरीदा था और उसकी लाइफ तब उसने कहा था 5 साल। जुलाई 2014 में उसे पता चल रहा है कि नहीं, वो 5 साल लाइफ नहीं होनी चाहिए थी, क्या होनी चाहिए थी, 8 साल। अच्छा इस लाइफ को बताने के दो तरीके हैं, एक लाइफ 5 साल नहीं 8 साल होनी चाहिए थी, दूसरा इसकी रिमेनिंग लाइफ इतनी है। ये दो तरीके हैं। अगर वो रिमेनिंग लाइफ कहेगा तो वही लाइफ उसकी रिमेनिंग टोटल लाइफ समझी जाएगी, और अगर वो टोटल लाइफ को चेंज करेगा तो फिर जो गुजर गई है वो हम माइनस करेंगे, चाहे वो न्यू लाइफ है चाहे वो पुरानी लाइफ है। अगर वो क्वेश्चन के अंदर लिख दे कि 2014 में उसको पता चला कि उसकी रिमेनिंग लाइफ 8 साल है, तो इसका मतलब है 2014 पर और उसके बाद 8 साल है। अगर वो ये कहे कि उसने इस दिन सोचा कि उसकी टोटल लाइफ 8 साल होनी चाहिए थी, इसका मतलब है 8 साल कब होनी चाहिए थी, जब उसने 5 साल का सोचा था, साल उस वक्त जब एसेट खरीदा था। आज उसकी लाइफ फिर कितनी बचेगी, वो जो टोटल लाइफ वो सोच रहा है माइनस जो साल गुजर गए। अब दोबारा इसकी एग्जांपल मैं देता हूं। आज 1/7/14 है, आपके पास एक व्हीकल है,
आप कहते हो ये मजीद, आपने इसका सोचा हुआ था पहले कि ये 5 साल चलेगी, कब सोचा था? 1/7/12 की बात कर लेते। इस दिन आपने सोचा कि ये मजीद 6 साल चल जाएगी। इसका मतलब है आज के बाद इसकी लाइफ 6 साल है इस दिन से। अगर वो कहता है इसकी रिमेनिंग लाइफ 6 साल, अगर वो कहता है इसकी लाइफ 5 साल नहीं 6 साल होनी चाहिए थी, फिर ये 6 साल कब होनी चाहिए थी? 1/7/12 को, और हम तो खड़े हैं 1/7/14 को, तो 1/7/14 को फिर इसकी जो लाइफ 2 साल गुजर चुके हैं ना, वो हम गुजार के लिखेंगे। फिर हम इसकी लाइफ क्या समझेंगे? 4 साल। बिल्कुल, उसने रिव्यू किया, लाइफ बढ़ गई। कब बढ़ी? आज लाइफ क्या बढ़ी? आपने 5 साल सोचा हुआ था, 6 साल होनी चाहिए थी, तो लेकिन आज फिर 6 साल से क्या मुराद है? 2 साल तो गुजर चुके हैं, अब रिमेनिंग लाइफ उसकी 3 साल बचनी चाहिए थी, लेकिन अब बच कितनी रही है? 4 साल। 5 साल लाइफ थी तो 2 साल गुजर चुके हैं, तो आज उसकी 3 साल लाइफ होनी चाहिए थी। अगर 6 साल होती तो 2 साल गुजरने के बाद आज उसकी कितनी लाइफ होनी चाहिए थी? 4 साल। तो ये अंग्रेजी का मसला है, और ये एक साफ साफ वो रिमेनिंग लाइफ का वर्ड इस्तेमाल करता है। अगर वो रिमेनिंग लाइफ का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेगा तो हम यही समझेंगे कि उसने टोटल लाइफ चेंज की है शुरू से। तो फिर हमने जैसे 5 साल की बजाय क्या समझ लेंगे तब? 8 साल। तो डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड। एक तो वो कह रहा है कि एक्सट्रैक्ट बनाओ एसओपीएल का। सवाल पेपर में देखें, बहुत सारे बच्चों से मिलते हैं तो वो कहते हैं पेपर बहुत अच्छा हुआ है, पास नहीं हुआ। खास तौर पर ये थ्योरेटिकल पेपर के बारे में होता है। उसकी वजह ये होती है कि वो ज्यादा लिख जाते हैं। तो यहां पर भी आपने देखना है आई क्या बहुत ज्यादा नाराज होता है जब आप उसको बाकी बातों में उलझाओगे। उसने क्या पूछा? एक्सट्रैक्ट ऑफ एसओपीएल। बात खत्म, सिर्फ एसओपीएल का एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। अब फाइनेंशियल पोजीशन का ना बनाने बैठ जाए। अगर जिसने फाइनेंशियल पोजीशन का बनाएगा तो उसका गलत इंप्रेशन पड़ेगा। आगे वो क्या कहता है? नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखें, अगर वो कहता है ना एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फिर हम एसओपीएल भी बनाते, एसओएफ भी बनाते, और इक्विटी का कोई मसला था तो उसको भी बना देते। और अगर उसने कहा एसओपीएल तो सिर्फ एसओपीएल। दूसरी बात उसने कहा नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब किस किस के नोट्स बनाने? एरर का भी नोट्स बनेगा, एस्टिमेशन का भी नोट बनेगा, अगर पॉलिसी चेंज हुई है तो उसका भी नोट बनेगा। ओके होगी बात? तो सबसे पहले हम आते हैं रिपेयर वाले मामले में। ठीक है, अब क्वेश्चन में टेबल फॉर्मेट में ही जाए, उसमें काफी ज्यादा चीजें आसान हो जाती हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारे पास 1 अक्टूबर 2013 को एक गलती हुई। आज कौन सा साल है? जून 15। आज क्या दिन है? जून 15। तो गलती हुई थी 1 अक्टूबर 13 से। तो 1 अक्टूबर 13 सबसे पहले हम क्या करेंगे? कितनी अमाउंट है? 20 मिलियन, और लाइफ कितनी है? 10 साल। सबसे पहला साल कौन सा एंड हुआ होगा? 30 जून 40। 20 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 1.5। स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो 30 जून अगर ये लिखना है तो लिख लें 18.5। 30 जून 15 कितना आ जाएगा? 16.5। ये हमारा मामला डेप्रिसिएशन और रिपेयर वाला कंप्लीट हो गया। अब हम चेंज इन एस्टिमेशन भी कर लेते हैं। चेंज इन एस्टिमेशन कब अप्लाई होगा? जिस साल में चेंज आए, जिस साल में पिछले किसी साल को नहीं छेड़ेंगे। हाँ, वर्किंग करेंगे, लेकिन चेंज इन एस्टिमेशन के अंदर पिछले साल की कैलकुलेशन क्वेश्चन के अंदर नजर नहीं आनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं
कि उस एसेट को खरीदा कब था? 1 जुलाई, और तब उसकी लाइफ क्या थी? 5 साल। तो हम क्या करेंगे जनाब, 1/7/13 कितने का? 70 मिलियन। तो 30 जून 14 को कितनी वैल्यू आई? 40, क्योंकि तब तो इसकी लाइफ 5 साल थी ना। अच्छा, यहां तक कोई मसला नहीं था, कोई एरर नहीं था, कोई एस्टिमेशन का इशू नहीं था। 1 जुलाई 14 से ऑनवर्ड हमने डेप्रिसिएशन लाइफ चेंज की, उसने इनकॉर्पोरेट नहीं की होगी। 30 जून 15 को उसने कितनी डेप्रिसिएशन लिखी होगी? 14। होनी कितनी चाहिए थी? 56 को 7 पे डिवाइड करना चाहिए था। अब आप कहेंगे सर 7 कैसे पता चला? देखिए उसने डिवाइड किया रिमेनिंग लाइफ 4 पे। आप कहेंगे सर स्ट्रेट लाइन मेथड है, आपको याद होगा, अगर याद नहीं तो फिर गलत बात है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में लोग समझते हैं कि कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल लाइफ होता है। ये बिल्कुल सही समझते हैं, लेकिन बुक वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ भी वही चीज होती है। कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल लाइफ या बुक वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ, ये स्ट्रेट लाइन मेथड ही होता है। तो करना, अब उसने कहा था भाई साहब 5 साल लाइफ चेंज कर दो, उसको कहां कर दो? और ये अगले साल अप्लाई करते हैं या जिस साल चेंज आता है उसी साल अप्लाई कर देते हैं? उसी साल चेंज अप्लाई कर देते हैं। तो 2014 के अंदर ही 8 साल कंसीडर करके करना था। अब हमने क्या सोचा कि भाई 1 साल तो गुजर चुका है, अब 56 को हमें किस पे डिवाइड करना चाहिए था? रिमेनिंग लाइफ पे। तो 56 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? डेप्रिसिएशन सही वाली है 8, उसने कितनी चार्ज कर दी? 14 मिलियन। ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी या कम? ज्यादा चार्ज कर दी। तो ये डेप्रिसिएशन रिवर्स करेंगे या चार्ज? रिवर्स करेंगे। यहां तक ओके है? आज का काम आज ही ओके करके जाए। अब हम टेबल बनाने जा रहे हैं। टेबल में हमने अपने साल लिखने हैं, जो जो साल अफेक्ट हो सकते हैं। एक तो हमारा साल है 2015, एक है 2014, और उसके पिछले साल अफेक्ट ही नहीं हो रहे। पिछला कोई साल अफेक्ट नहीं हो रहा। रिपेयर एक्सपेंस लिखने हैं या रिवर्स करने हैं? रिपेयर एक्सपेंस लिखने हैं या रिवर्स करने हैं? लिखने हैं। रिपेयर एक्सपेंस कितनी अमाउंट थे? 20 मिलियन के। तो 20 मिलियन का एक्सपेंस मैंने लिखा। एक्सपेंस लिखूंगा तो माइनस कर दूंगा क्योंकि प्रॉफिट है ना। डेप्रिसिएशन इसके ऊपर जो चार्ज हो चुकी है वो चार्ज करनी है या रिवर्स करनी है? रिवर्स करनी है क्योंकि वो तो रिपेयर एक्सपेंस था। तो डेप्रिसिएशन रिवर्स। पहले साल कितनी थी? 1.5 और रिवर्स करने का मतलब है इनकम बना लो। और एस्टिमेशन की वजह से जो मेरी डेप्रिसिएशन गलत इनकॉर्पोरेट हुई है वो ज्यादा थी या कम? रिवर्स करनी है या चार्ज? डेप्रिसिएशन रिवर्स। कितनी अमाउंट से? और किस साल में? जून 2000, क्योंकि 1 जुलाई से जून 15 तक है। ये 30 जून है, ये 30 जून तक है, और ये फिर उससे आगे 30 जून 15 तक। क्या लिखते हैं पहले? इफेक्ट फॉर द ईयर। इफेक्ट फॉर द ईयर। 20 में से 1.5 माइनस करेंगे, 18.5 नेगेटिव और 8 पॉजिटिव। कम्युलेटिव इफेक्ट। $18.5 एज इट इज और 10.5 पॉजिटिव नेगेटिव। अब हमारा क्वेश्चन समझो हो गया। अगर हमने प्रॉफिट अपना चेंज करना है तो 2014 का प्रॉफिट हमने 18.5 से कम कर देना है और 2015 का प्रॉफिट 8 से बढ़ा देना है।
अपना रिटेन अर्निंग और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 18.5 से 2014 का कम कर देना है और 2015 का 10.5। अगर आप कहते हो सर 100% हमें तो कॉन्सेप्ट चाहिए, ये तो रट्टा बन रहा है। अगर आपको कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप यहां पर देखें, आपने ये जो 20 का रिपेयर था और 1.5 की डेप्रिसिएशन नेट करके, तो नेट बुक वैल्यू 18.5 है। ये आपने अपने एसेट में लिखा होगा या नहीं लिखा होगा? और जो कि नहीं था, गलत चार्ज किया हुआ है ना, वो तो था ही नहीं एसेट हमारा। तो अगर हमने इसको सही करना है तो क्या करेंगे? अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में से 18.5 माइनस कर देंगे, और वही हम 18.5 माइनस कर रहे हैं। अब यहां पर देखें कि उसके बाद 16.5 से हमें अपना एसेट अगले साल भी माइनस करना चाहिए। 16.5 से माइनस करेंगे और आप कहोगे सर आप तो कर रहे हो 10.5 से, 16.5 से मैंने माइनस करना है। अब ये जो 6 से गलत डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई है, यहां पर आए, इस वर्किंग पे आए, यहां से 56 में से 14 माइनस करें, कितना बनता है? 42। और 56 में से 8 माइनस किया तो 48। आपका सही जो एसेट में बुक वैल्यू होनी चाहिए थी वो कितनी होनी चाहिए थी? 48 या 42? 48 होनी चाहिए थी। और आपने कितनी लिखी हुई है? अपने एसेट्स की वैल्यू कम लिखी हुई है, ज्यादा? कम लिखी हुई है। कितने से कम लिखी हुई है? 6 से। अब बढ़ाओगे तो आपने इतने से कम करोगे और 6 से बढ़ाओगे, तो नेट जो इफेक्ट है वो 10.5 से कम करो एक दफा। बिल्कुल। लेकिन आपको क्या लगता है कि आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर वो 20 से होगा या बुक वैल्यू से होगा? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एक्शन से। जो वैल्यू पड़ी होती है ना फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर, वो कॉस्ट से नहीं पड़ी होती, बुक वैल्यू। तो फिर बुक वैल्यू प्लस माइनस करेंगे ना, जितनी वैल्यू से वो गलत हुआ पड़ा हुआ है हमने उसी वैल्यू से ठीक करना है, और वहां उसमें डेप्रिसिएशन नेट होकर पड़ा हुआ है, इसलिए वहां पर कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये बात समझ लगी? चले जी। अब ये तो एक कुदरती तोहफा है ये टेबल, अदरवाइज बंदे को सोचना पड़ता है क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है। हाँ, मैं इनडायरेक्टली इसको समझाता जरूर रहूंगा ताकि आपको आइडिया होता रहे कि अच्छा बैक एंड पे यही चीजें जो हम कम्युलेटिव इफेक्ट ले रहे होते हैं वो असल में हो भी रहा होता है। रिटेन अर्निंग में इसलिए लेते हैं क्योंकि प्रॉफिट का जो इफेक्ट जा रहा होता है ना वो रिटेन अर्निंग में जा रहा होता है। अब तो हमने स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी पढ़ ली है, तो वो जो ये प्रॉफिट आपका 18 से कम हुआ होगा या ज्यादा हुआ होगा? कम हुआ होगा। तो इसलिए अगर प्रॉफिट कम हुआ होगा तो वो जो गलत प्रॉफिट ऐड किया हुआ है रिटेन अर्निंग के अंदर, तो रिटेन अर्निंग भी तो गलत हुआ है, तो उस रिटेन अर्निंग को भी तो ठीक करना है। चले जी, तो ये रिटेन अर्निंग और पीपी का इफेक्ट है जी, और ये प्रॉफिट फॉर द। अब आपका सवाल जैसे मर्जी आपने वो आगे तो पोस्टिंग करना रह जाती है, और ये वर्किंग का हिस्सा होता है, बाद में करना है। सॉल्यूशन पहले, सॉल्यूशन वाला पेज आपका पहले होना चाहिए। चलिए जी, क्वेश्चन इसको अगर आप फॉर्मेट में लेकर जाना चाहते हो तो ले जाओ। एक्सट्रैक्ट की सिर्फ एसओपीएल का बनाना है, नाम आ जाएगा और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, एक्सट्रैक्ट ऑफ फॉर द ईयर एंडेड जून 15, और इसमें तो वैसे भी 2 साल हमें चाहिए होते हैं, तो फिर करंट ईयर। इक्विटी के अंदर और आईएस 8 के अंदर अगर वो मना करे या इंफॉर्मेशन ना हो तब कंपैरेटिव ना बनाना। अगर इंफॉर्मेशन भी हो और वो मना भी ना करे तो फिर हम कंपैरेटिव बना देते। अच्छा, इसमें वही 2 तरीके। पहला तरीका ये सिर्फ प्रॉफिट के इफेक्ट ले ले, या फिर अपना रिपेयर भी लिख ले और अपने डेप्रिसिएशन भी लिख दे। वो जो जो सारा है वो लिखने के बाद एंड पे नेट प्रॉफिट का लिख ले, ये आपकी अपनी मर्जी।
हाँ जी, तो क्या लिखना है? अगर सिर्फ डायरेक्ट नेट प्रॉफिट का लिखना है तो प्रॉफिट फॉर द ईयर, पहले प्रॉफिट कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर जी? 78 और 90। तो 78 में क्या करें? माइनस क्या दें? 18.5। कितना आंसर आ गया? 59.5। और 90 में प्लस कर दें 8, 90। ये आपका एसओपीएल का एक्सपेक्ट बन गया। और आगे रिपेयर डेप्रिसिएशन वो लिखना है तो वो आपकी अपनी मर्जी है। नोट्स के बारे में वो कहता है, सबसे पहले हम लिखेंगे नाम कंपनी का, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉर द ईयर एंडेड June 15। सबसे पहले नोट्स ऑन एरर, नोट्स ऑन करेक्शन या प्रायर पीरियड एरर, वो वर्ड जो है ना वो प्रायर पीरियड एरर। एक अंग्रेजी में सेंटेंस लिखेंगे, वो चाहे चोरी कर लो क्वेश्चन से। कॉस्ट ऑफ रिपेयर अमाउंटिंग 20 million was erroneously debited to machinery account on 1st October 13। बस इतना ही काफी है। And its effect is retrospective। As it is यहां से लिखना है कॉस्ट ऑफ रिपेयर erroneously, वो भी लिखना है, debited to machinery account, its effect corrected या adjusted retrospective। लिखने के बाद फिर हमने यहां पर लिखना है 2015 2014। पहले हम रिपेयर एक्सपेंस कम किए ज्यादा, सॉरी अच्छा माजरत ये एरर है। एरर में सिर्फ पिछला सब करंट ईयर नहीं लिखते होते, एरर के नोट्स के अंदर करंट ईयर नहीं लिखते होते। फाइनेंशियल पोजीशन हो तो पिछले 2 साल और एसओपीएल हो तो पिछला 1 साल। इसमें तो आई 1 साल रहा है क्योंकि उससे पिछले साल तो आ ही नहीं रहे। तो हमने क्या करना है, रिपेयर एक्सपेंस 2014 में कम हुआ था ज्यादा, इंक्रीज इन रिपेयर एक्सपेंस 20 मिलियन से, ब्रैकेट में लिखना तो लिख लो। डेप्रिसिएशन रिवर्स की थी या कम की थी ज्यादा? डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितनी अमाउंट से? पिछले 2014 से 1.5। ठीक होगी बात। और तो 2014 में कुछ नहीं किया, सिर्फ हम एरर के नोट्स लिख रहे हैं तो सिर्फ एरर की बातें लिखनी। ओके होगी बात। अच्छा ये फाइनेंस, ये तो एसओपीएल का लिखा है ना, फाइनेंशियल पोजीशन का भी तो लिखना है। प्रॉफिट कम हुआ ज्यादा 2014 का, डिक्रीज इन नेट प्रॉफिट 18 मतलब जो जो आपका इफेक्ट आया है ना वो सारा इफेक्ट आपने लिख दिया। इंक्रीज आया, डिक्रीज आया, जो जो भी मसला है। अब उसके बाद एसओएफई में क्या किया हमने, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट आया होगा? एसओएफई डिक्रीज इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड कितने से? 18.5 से, डिक्रीज इन 18.
ये हमारा नोट्स ऑन एरर है। अगर वो 2 साल पिछले होते तो 2013 में लिखते एसओएफपी के अंदर, लेकिन एसओएफपी के अंदर 2013 है नहीं। करंट ईयर नहीं लेते, एसओपीएल और एसओएफपी दोनों में करंट ईयर नहीं लेते। एसओएफपी में पिछले 2 साल और एसओपीएल में अंदर पिछला 1 साल। बस ये सिर्फ नोट्स ऑन एरर, बाकी ना कोई एक्सट्रैक्ट में इशू है किसी के भी एक्सट्रैक्ट में, और ना बाकियों के नोट्स में है जी। एक्सट्रैक्ट में तो जो भी आ रहा होगा, एक्सट्रैक्ट में अगर एसओपीएल चेंज हो रहा है तो एसओ जो इनकम एक्सपेंस अफेक्ट हो रहे हैं वो सारे लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाए आप, नोट्स ऑन चेंज इन एस्टिमेशन। इसमें क्या लिखना है, डब्ल्यू रिव्यूड द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, हम लिखना है ड्यूरिंग द ईयर reviewed the estimated useful life of its plants and equipment from, आप 5 to 8 years from the beginning लिख सकते हैं या 4 to 7 years लिख सकते हैं, क्योंकि जो करंट में हमारे पास लाइफ पड़ी थी ना, रिमेनिंग 4 साल थी और हमने उसको कितनी बना दी 7 साल। आप 5 से 8 लिखेंगे वो गलत नहीं करेगा, लेकिन 4 से 7 साल लिखेंगे तो ये अच्छा उसे लगेगा, क्योंकि हमने अब की वैल्यू लिखनी है। तो रिव्यू WL reviewed the useful life during the year from 4 to 7 years. Its effect taken in the current year and future year if yes effect taken prospect। बस थोड़ी सी अंग्रेजी कभी ऊपर नीचे हुआ करेगी, तो जब भी आप इसके 8-10 क्वेश्चन करोगे तो जो आपको अंग्रेजी सही दिमाग में बैठ जाएगी तो वो कॉपी करनी है और पेपर में वही इस्तेमाल कर लेंगे। हाँ जी, इसकी अगर आप कॉपी करना चाहते हो अंग्रेजी तो यहां पर देखिएगा, करेक्शन ऑफ एरर नोट या नोट ऑन करेक्शन ऑफ एरर या नोट ऑन प्रायर पीरियड एरर। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड June 14 द रिपेयर वर्क वाज erroneously included in the machinery account. The effect of correction of this error is as follows। फिर वो उसने पहले फाइनेंशियल पोजीशन का लिखा करो, ये हमने बाद में लिखा है, और फिर SOPL change in accounting estimation note या note on change in estimation। The remaining life of the plant was revised from 4 to 7 years, resulting the reduction of the depreciation 6 million in the current period and for the remaining life of the, वो जो हमने लिखा है ना करंट ईयर और फ्यूचर ईयर इफ एनी, उसने इसको इस अंदाज में लिखा है। तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल टच देंगे तो ये ज्यादा अच्छा रहता है, कि जैसे उसने कहा था कि करंट ईयर की डेप्रिसिएशन 6 मिलियन से चेंज होगी। ठीक होगी बात। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत अच्छा सवाल है जी, और इसके बाद इसमें इतने कोई अच्छे, एक अच्छा सवाल रह जाएगा। और इसके क्वेश्चन को ना बार बार करेंगे तो ही ये सही समझ लगती है। ये पास पेपर के सवाल ही हैं, ये जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स हैं ये सारे पास पेपर के हैं, लेकिन जो पहले होते थे ना वो एक शरीफ टाइप के सवाल आते थे। अब जैसे बंदे हैं ना वैसे सवाल आना शुरू हो गए, मतलब अब बड़े खतरनाक सवाल आ रहे हैं। मतलब उनके अंदर कुछ नहीं होता सवालों के, लेकिन वो इतने खौफनाक नजर आते हैं ना कि ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत ही अच्छे खासे सवाल है, लेकिन वो अंदर की तरह सवाल खोखले होते हैं, मतलब बस डरावने ही होते हैं, सवालों के अंदर कुछ नहीं होता। क्वेश्चन हम करेंगे क्योंकि अब हमने ना तैयारी शुरू की हुई है, तो इसको पक्का करवाऊंगा।
जब तक ये पक्का नहीं होगा इसको छोड़ना ही नहीं है। पेपर आ जाए तो खैर है, अगली दफा दे देंगे, लेकिन पक्का जरूर करेंगे। ठीक है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने, बस आप हिम्मत करें, अपने तैयारी शुरू कर दें, बाकी एग्जाम्स को भी डिजाइन करें कि जो आपने साथ साथ एग्जाम देने हैं बाकी। और इसको तो मैंने प्लान ही यही किया है कि ये 2 चैप्टर 100% कंप्लीट करवा के जब आप लोगों को तसल्ली हो जाएगी कि हर तरह का सवाल इसका हो जाएगा, फिर हम अगले टॉपिक पे जाएंगे और हर टॉपिक में तसल्ली करेंगे। इसकी तसल्ली इसलिए जरूरी है कि ये 3 चैप्टर है और कम अज कम 20 और मैक्सिमम 30 नंबर है, और मोस्टली इसमें से 26-28 नंबरों का सवाल आएगा 3 चैप्टर्स में से। ठीक है, और इन 3 चैप्टर्स के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा नॉन करंट एसेट के अलावा, वो भी फॉर्मेट वाला है, उसमें से भी 30 से 40 नंबर है। मतलब हम अभी 60 नंबरों के पीछे पड़े हुए हैं। ये 60 नंबर कोशिश करेंगे कि 10 फरवरी तक हमारे हर हाल में तैयार हो जाएं। अगर वो तो डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी के ऊपर, अगर आपका जल्दी तैयार हो जाएगा तो हम हो सकता है जल्दी हो जाए, 2-4 दिन लेट हो जाए तो लेट भी हो सकता है। हाँ, उसके बाद हमारे पीछे फिर नॉन करंट एसेट बचेंगे, उसके मैं सिर्फ पास पेपर करवाऊंगा सबके, 41 के भी, 38 के भी, बाकी जो हमारे नॉन करंट एसेट की अगर कोई कॉन्सेप्ट आया तो वो सवालों के अंदर ही रिवाइज करवाऊंगा, अलग से पूरा टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा। उसके पास पेपर ही अगर देखो ना 2 दफा तो उसके मॉक हो गए आपके। एक दफा 5 चैप्टर का लिया था, एक दफा 7 चैप्टर का हुआ है। अब उसके बाद दोबारा उसके सिर्फ पास पेपर हो जाएंगे तो इंशाल्लाह काफी हद तक बेहतरी आ जाएगी। मॉक डिस्कस करना है मैंने, काफी ज्यादा लोग भी कह रहे हैं कि ये टॉपिक थोड़ा सा सीधा हो जाए ना, इसका सवाल आपसे हल होना शुरू हो जाए ना, तो फिर मॉक डिस्कस कर देता हूँ जी। 19 को नहीं सर, 22 को कहा था। 22 को कहा था। चलो ये डिपेंड देख लेंगे, तैयारी जैसे तैयारी हो जाएगी 2 दिन ठहर के ना मौका रख लें। मोहानी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेयर पार्ट्स। क्वेश्चन पे आ जाए। द ऑडिटर, अच्छा इसके ऊपर छोटा सा इंपॉर्टेंट लिखे क्योंकि ये वो FIFO से वेटेड एवरेज और वेटेड एवरेज से FIFO, वैसे तो ये सवाल आ चुका है पेपर में क्या। अच्छा वो भी बता देता हूँ, अब ये सवाल के बाद ना वो भी बता देता हूँ। मोहानी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेयर पार्ट्स ऑफ मोटर कार असेंबलर्स। द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। अब जरा ध्यान से इसमें देखना, कुछ चीजें नई आने लगी हैं आपके पास। दिसंबर 2014 के अंदर ना आपने देखा कि आपके पास प्रॉफिट और रिटेन अर्निंग 21 मिलियन और 89 मिलियन पड़े हुए हैं। प्रॉफिट कितना है दिसंबर 2014 का 21 मिलियन, और रिटेन अर्निंग दिसंबर 2014 का क्या है 89 मिलियन। मुझे बस एक बात बतानी है आपने, ये जो मेरे पास 89 मिलियन इस डेट का पड़ा हुआ है, इसके अंदर ये जो 21 मिलियन है ये ऐड हो चुका है या नहीं? क्योंकि रिटेन अर्निंग के अंदर प्रॉफिट ऐड होता है, रिटेन अर्निंग के अंदर प्रॉफिट और डिविडेंड माइनस होता है। अगर साइलेंट सिचुएशन हो तो हम समझते हैं डिविडेंड नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो द प्रॉफिट 15 मिलियन। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो हमारे साल की होती है, करंट ईयर की होती है, उसके हिसाब से प्रॉफिट कितना नजर आ रहा है 15 मिलियन। However, following adjustment are required to be made. The management of the company has decided to change the method of valuation of raw material from FIFO to weighted average. Method of depreciation के अलावा कोई भी मेथड चेंज हो वो पॉलिसी होता है, कोई भी मेथड हो वो अकाउंटिंग पॉलिसी होता है। अच्छा, कोई ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसी है जिसका इफेक्ट प्रोस्पेक्टिवली होता है, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं होता? अकाउंटिंग पॉलिसी का इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली होता है ना। आईए सेट हमें यही कहता है, क्या ऐसी कोई पॉलिसी है, मतलब हो वो अकाउंटिंग पॉलिसी लेकिन उसका इफेक्ट प्रोस्पेक्टिवली ऐसा होता है। कॉस्ट मॉडल से रीवैल्यूएशन मॉडल या रीवैल्यूएशन मॉडल से आप कॉस्ट मॉडल पे जाओ ना, IAS 16 वाला
कौन सा? IAS 16 वाला। और ये एग्जांपल नंबर 2 भी है, उसके अंदर उसने कहा है कि अगर ये IAS 16 में डील हो रहा है ना, तो फिर इसके ऊपर IAS 8 इस्तेमाल नहीं होगा। सिर्फ यही चीज है, बाकी आपके सिलेबस में नहीं है चीजें, कि उसमें है वो अकाउंटिंग पॉलिसी, लेकिन अगर वो चेंज हो कॉस्ट मॉडल से रिवेरिएशन मॉडल, तो हम उसका इफेक्ट प्रोस्पेक्टिवली लेते हैं, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं लेते, क्योंकि वो IAS 16 ही उसको डील कर देता है। चले हम वापस यहां पर आते हैं। वो कहता है FIFO से हम किधर जा रहे हैं? दिसंबर 2013 का स्टॉक FIFO से है 37.0 मिलियन और वेटेड एवरेज से है 35.5 मिलियन। कम हुआ ज्यादा हुआ? वेटेड एवरेज से स्टॉक कम हुआ या ज्यादा? स्टॉक कम हुआ। स्टॉक कम हुआ तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक और प्रॉफिट का डायरेक्ट इफेक्ट होता है। फिर 2014 के अंदर, फिर 2015 के अंदर। अब हमने जब भी क्लोजिंग स्टॉक की बात आएगी ना, तो हम क्लोजिंग स्टॉक और हर साल क्या लेंगे? क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक के इफेक्ट लेते होते हैं। जो पिछले साल का इफेक्ट होता है वो अगले साल रिवर्स हो जाता है। करते हैं क्वेश्चन, तो फिर भी देखते हैं। फिर इन 2014 के अंदर द कंपनी परचेज अ प्लांट 100 मिलियन, डेप्रिसिएशन ऑन द प्लांट रिकॉर्डेड 25 मिलियन इंस्टेड ऑफ 10 मिलियन। लो जी, डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करनी चाहिए थी? 10 मिलियन। रिकॉर्ड कितने से कर दी? एक डेप्रिसिएशन तो खराब हुई, साथ उसने प्रॉफिट खराब किया, साथ उसने PPE भी खराब कर डन। This error was discovered after the publication of the financial statement December 2014, और ये दिसंबर 2014 में हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश कर दी, मतलब गलती ऐड हो चुकी है। This error is considered to be material, और ये गलती भी बड़ी है, जैसे तो इसका मतलब इसको हमारा ठीक करना बनता है। छोटी मोटी गलती हो ना, तो हम कोई और उसको रीस्टेट करने के बजाय ना कोई और रास्ता अपना लेते हैं कि किसी ना किसी तरीके से बता दे या रहने ही दे। अब वो कहता है एक्सट्रैक्ट बनाना है आपने रिटेन अर्निंग का, एज वुड अपीयर इन द स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी। सिर्फ रिटेन अर्निंग का इफेक्ट लेना, मतलब प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट लेना। रिटेन अर्निंग का इफेक्ट क्या होता है? प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट होता है। हाँ जी, सबसे पहले तो हम वो टेबल बनाते हैं। कितने साल हैं? 2013, 14 और 2015, 2014 और 2013। अब सबसे पहले हम देखेंगे जी हमारे प्रॉफिट के ऊपर क्या फर्क पड़ा होगा। 2013 का प्रॉफिट कम हुआ होगा या ज्यादा हुआ? कितनी वैल्यू से कम हुआ होगा? कितना? 1.5। ये बात समझ लग गई? हम यहां पर लिख लेते हैं इफेक्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और साथ ही नीचे लिख लेंगे इफेक्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक। मैं डायरेक्ट तरीका बताने लगा हूं। आपने कहा 2013 का मेरा क्लोजिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1.5 से, और आप साथ ही लिख दे अगले साल 1.5 से बढ़ा दे, क्योंकि ये अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बनता है ना। ये काम बड़ा आसान होता है। क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक का जब भी मसला आए तो हमने इस तरह से डील कर लेना। अब 2014 में चलते हैं। 2014 का क्लोजिंग स्टॉक 42.3 से 44.5 हो गया, 2.2 से बढ़ गया, तो बढ़ा देते हैं। 2.2 से क्लोजिंग स्टॉक की वजह से बढ़ गया और ओपनिंग स्टॉक की वजह से कम हो गया। उसके बाद 2015 पे चलते हैं। 58.4 से 54.4, कम हुआ ज्यादा? कम हो गया 4 से, और आगे है ही कुछ नहीं। बात समझ लगी? इसको नेट करके इफेक्ट ले लेंगे। जब भी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का मसला है ना, आप इसी तरह का हिसाब किताब कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट इस गलती को देखते हैं। इन 2014, मतलब कौन? 2014 का साल। द कंपनी परचेज अ प्लांट 100 मिलियन, डेप्रिसिएशन और प्लांट वाज रिकॉर्डेड एट 25 मिलियन इंस्टेड ऑफ
10 मिलियन। दिस एरर पता कब चला? दिसंबर 2014 को, और हमारा ईयर एंड क्या है? दिसंबर 2015। हाँ जी, तो क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे या रिवर्स? कितनी अमाउंट से? 15 मिलियन से। किस साल में? 2014 2015? 2014 या 2015? 2014 की गलती है। इन 2014 हमसे गलती हो गई कि हमने डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज कर दी। ये अब जरा सुनिएगा, चलिए पहले आप बता लो फिर मैं बताता हूं। आप अपने पॉइंट्स क्लियर कर लेना। चले मुकद्दस आप बताएं। 14 में भी और 15 में भी गलती ठीक होगी। ओके, सिर्फ तो 2014 में। मरियम 14 में भी और 15 में भी। हाँ जी नूर, सिर्फ 15 में। हाँ साथ सिर्फ 14 में। मुजफ्फा सिर्फ 14 में। उमर दोनों सालों में। गजनफर सिर्फ 2। अब देखो इधर जरा देखिए, अगर मुझसे एसओपीएल में कोई अमाउंट गलत लिखी जाए वो तो फॉर द ईयर गलती हुई। अब अगले साल मैंने थोड़ी वो गलती करूंगा। अगर मैंने, उसने क्या लिखा हुआ है? डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट वाज रिकॉर्डेड एट 25 million instead of 10 million. This error was discovered after the publication of financial statement for the year ended December 2014. यानी दिसंबर 2014 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्डिंग के बाद पता चल गया कि हाँ हमने वो गलती की है। तो क्या वो 2015 में भी गलती करेंगे? जब हमें गलती का पता चल गया तो इसका मतलब है 2015 में हमने कैलकुलेशन के अंदर कोई गलती नहीं की होगी। तो गलती किस साल की हुई है? 2014 की। और गलती क्या हुई कि हमने 10 की बजाय क्या लिख दिया? हाँ, अगर ये कुछ ना बताया होता, लाइफ बताई होती, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताया होता, तो हम ये कहते कि अच्छा उसने बुक वैल्यू भी गलत ली थी और फिर 2015 में उसने नई डेप्रिसिएशन भी गलत वैल्यू पे ली हो। बट उसने यहां पर एक हमें दे दिया है कि ये पता कब चल गया था? 2014 के एंड पे पता चल गया था। मतलब रिकॉर्ड करने के बाद, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करने के बाद हमें पता चल गया था। तो हमें जब पता चल गया तो 2015 में हम उसको कंसीडर, गलती नहीं कंसीडर करेंगे। तो क्या किया हमने? किस साल को डेप्रिसिएशन रिवर्स करेंगे? चार्ज डेप्रिसिएशन रिवर्स कितने से? तो प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। हाँ जी, इफेक्ट ले जरा, इफेक्ट फॉर द ईयर 1.5 18.7 6.2। कम्युलेटिव इफेक्ट भी ले ले, जरूरत पड़ सकती बल्कि पड़ेगी। कम्युलेटिव इफेक्ट 1.5 नेगेटिव, 18.7 ऐड करें 17.2। पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव 11 पॉजिटिव। अब हम उसने क्या कहा है कि एक्सट्रैक्ट बनाओ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का। एक्सट्रैक्ट बनाओ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का। पहले तो बताएं एक्सट्रैक्ट का मतलब यही होता है कि हमने उसमें प्लस करना है या माइनस करना है। हमें ना तो यहां पर देखिए, आपके पास दिसंबर 2014 कंपैरेटिव के साथ करना है ना। हमारा ईयर एंड जून 15 है, सॉरी दिसंबर 15 है। दिसंबर है जून है? दिसंबर 15 है। डेप्रिसिएशन आएगी, लेकिन गलती का पता चल गया था तो फिर क्या दोबारा हम गलती करेंगे? जब मैंने 2014 में गलती की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश कर दी,
2014 उसकी पब्लिश करने के बाद मुझे गलती का पता चल गया कि हाँ मुझसे 2014 में गलती हुई थी, उसको तो हम ठीक करेंगे। क्या 2015 में वो गलती करेंगे? तो ऐसी बात है, फॉर द ईयर का क्या होता है, कभी एक साल की सेल दूसरे साल के सेल को अफेक्ट नहीं करती। फॉर द ईयर एरर जो होता है वो हमेशा उसी साल के लिए होता है, और जो एसओएफपी के अंदर कोई गलती होती है ना वो कैरी होती है। फाइनेंशियल पोजीशन की गलती वो हर साल को गलत करती है, और एसओपीएल की गलती सिर्फ अपने साल को गलत करती है। हाँ जी, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। इसका स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी कब से शुरू करेंगे? विद कंपैरेटिव उसने कहा है, पिछले साल के स्टार्ट से। कब से शुरू करेंगे? नाम लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। उसने कहा सिर्फ रिटेन अर्निंग का कॉलम बना के दे दो मुझे, सिर्फ रिटेन अर्निंग का, फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 15। सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस एट 1140। अब जरा ध्यान से ये बातें सुनने वाली है बात। आपके पास ये बैलेंस किस दिन का है? दिसंबर 14 का। बैलेंस कितना है? 89 मिलियन। प्रॉफिट कितना है? 21 मिलियन। अगर मैं 89 में से 21 माइनस कर दूं, मतलब ये प्रॉफिट ऐड हो चुका होगा ना, अगर मैं माइनस कर दूंगा तो वापस मेरी अमाउंट ब्रॉड डाउन आ जाए। हाँ, अगर और भी कुछ डिविडेंड भी गिवन होता, एक्सेस डेप्शन भी गिवन होता, और जो वैल्यू रिटेन करने के अंदर प्लस माइनस होती हैं, तो उसको रिवर्स करने के लिए जो चीजें उसमें प्लस हो चुकी हैं माइनस कर दूंगा, और जो माइनस हो चुकी हैं प्लस कर दूंगा। तो मेरे पास अगर मैं 1114 का बैलेंस चाहता हूं तो 89 माइनस 20 कितना आ जाएगा? 68। 1114। अब जाएं अपनी वर्किंग पे। क्या कोई पिछले सालों के एरर हैं? कौन सी एरर लेंगे, कम्युलेटिव या फॉर द ईयर? कम्युलेटिव। प्रायर पीरियड इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ प्रायर पीरियड। 1 पॉइंट प्लस करूंगा माइनस, बैलेंस एट 1114 रीस्टेटेड। 68 में से 1.5 माइनस करो, 66 पॉइंट। उसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर, किस साल का प्रॉफिट ऐड करना है? 2014। 2014 का प्रॉफिट है कितना? ये ठीक है या गलत है? जो इसकी गलती है यहां पर हमने फॉर द ईयर ये लिखी हुई है। कम्युलेटिव इफेक्ट एसओएफपी के अंदर लेते होते हैं, फॉर द ईयर प्रॉफिट के अंदर फॉर द ईयर इफेक्ट आएगा। ये प्रॉफिट ठीक होने जा रहा है, तो 18.7। 21 में प्लस करूंगा माइनस, 18 पॉइंट कितना आ गया? तो ये बात समझ लगी है? कि हमने कम्युलेटिव, आप कहेंगे सर आप तो रिटेन अर्निंग का कॉलम बना रहे, रिटेन अर्निंग के अंदर मैं प्रॉफिट प्लस कर रहा हूं, तो प्रॉफिट के अंदर फॉर द ईयर इफेक्ट आता है। बैलेंस एट दिसंबर, यहां पे रीस्टेटेड लिखना है, दिसंबर 14 रीस्टेटेड 106.2 106 पॉइंट। फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर 2015। हाँ जी, इसका प्रॉफिट कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर? 15 मिलियन। क्या ये ठीक है या गलत है? कितनी गलती है इसके अंदर? 6 पॉइंट प्लस करूंगा माइनस, माइनस 15 माइनस 6 पॉइंट 8.8।
बैलेंस एट दिसंबर 15 11 ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। ये स्टेट मोस्टली इस तरह का क्वेश्चन अगर छोटा सवाल आता है तो वो इस टाइप का क्वेश्चन। कौन सा 21 तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन था ना, गलत है ना, ये गलत था, इसके अंदर जो गलती थी वो ऐड कर दी, वो ठीक हो गया। गलती माइनस करते हैं ना, वो पहले प्रॉफिट कम हुआ है, तो आप गलती सही करेंगे, तो गलती सही करते वक्त प्रॉफिट प्लस हो रहा होगा तो प्लस करेंगे, माइनस हो रहा होगा तो माइनस करेंगे। तो ये क्वेश्चन जितने हमारे हो चुके हैं, इनको अगर आप अच्छी तरह हल कर लोगे तो ये टॉपिक आपको समझ लगेगा। अगर अच्छी तरह हल नहीं करोगे तो ये समझ नहीं लगना। तो आप लोगों ने जो क्वेश्चन आप घर से करने हैं, 1, 9, 10, 11 ये सारे किए हुए क्वेश्चन कर कह रहा हूं, और पीछे से क्वेश्चन आपने करना है 7, 8 में से ना एक क्वेश्चन कर लेना। चलो 9, 10, 11 को आपने बगैर देखे सवाल करना है और फुल ग्रिप के साथ। इसके ऊपर ग्रिप आएगी तो कल से समझो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, नहीं ग्रिप आएगी तो फिर टाइम लगेगा हमारा। अच्छा डिविडेंड वाला भी यार 2 मिनट दे दो बस, वो ऐसे ही ना। फिर क्वेश्चन कौन सा था, 7 और 8, वैसे मैं बता देता हूं। अच्छा कोई इधर जरा खामोशी प्लीज। अगर मेरे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से गिवन हो ना, 2015, 2014, 2013, यहां पर हमें कभी क्वेश्चन के अंदर गिवन हो नेट प्रॉफिट, सपोज द नेट प्रॉफिट गिवन है यहां पर हमारे पास 10, 15, 12, और हमारे पास रिटेन अर्निंग गिवन हो, सपोज दैट यहां पर 100 गिवन है, यहां पर 115 गिवन है, और यहां पर 100। अब जरा सवाल सुनिएगा, आपने ये देखना है सबसे पहले कि मेरे रिटेन अर्निंग के अंदर पिछले साल का जो क्लोजिंग होता है वो अगले साल का ओपनिंग होता है। इसके अंदर अगर मैं ये 15 ऐड करूं तो क्या मेरे पास ये वैल्यू बन रही है? अगर ये वैल्यू बन रही है तो इसका मतलब है कोई डिविडेंड नहीं है, कोई कुछ और चीज है ही नहीं। फिर इस 115 के अंदर अगर मैं ये ऐड करूं तो क्या ये वैल्यू बन रही है? अगर तो ऐसी वैल्यू बन रही है, इसका मतलब है कोई डिविडेंड नहीं, कोई एक्सेस डेप्रिसिएशन नहीं, और कुछ भी नहीं। इन केस हमारे पास ये 100 में प्लस करूं 15, आना चाहिए 115, लेकिन आ रहा है यहां पर 112। इसका मतलब है 3 रुपए किसी ने यहां से निकाल लिए हैं। और रिटेन अर्निंग में से माइनस क्या क्या होता है भला? या तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व होता है, रिटेन अर्निंग से माइनस रिजर्व में ऐड, या डिविडेंड होता है। तो अगर बाकी चीजें बताई हूं तो वो वही होंगी, जनरल रिजर्व जो कुछ उसने बताया हो। और अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमारी वैल्यू ये बराबर ना आ रही हो तो जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा? और डिविडेंड को भी हम लिखते होते हैं रिटेन अर्निंग के अंदर। तो जितना डिविडेंड आएगा हम उसको, वो फाइंड कैसे होता है? एक तो मैंने ये डायरेक्ट तरीका बताया क्योंकि आने वाले टॉपिक के अंदर हमने इसका लेजर भी पढ़ना है, अभी थोड़ा सा बता भी देता हूं। इसमें प्रॉफिट ऐड करो, अगर कैरी ऑन आ जाता है तो ठीक है, वरना जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? डिविडेंड। सर ये बढ़ भी तो सकता है, बिल्कुल बढ़ नहीं सकता, बढ़ सकता है वो एक्सेप्शन की वजह से। रिटेन अर्निंग का जो कॉलम बनाया हुआ है ना, उसका टी अकाउंट भी बनता है। ब्रॉड ऑन किस साइड पर आएगा? नेट प्रॉफिट ऐड हो जाता है। रिटेन अर्निंग में जो कुछ ऐड होता है क्रेडिट कर दो। क्या क्या ऐड होता है? एक्सेस डेप्रिसिएशन, माइनस क्या होता है? हर टाइप का डिविडेंड, जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व को जो हमारे पास आ जाता है। अब आप लोगों ने ब्रॉड मोस्टली ये चीजें होती हैं जो मैंने हाईलाइट की है मोस्टली। अगर ये सब कुछ होगा तो कुछ और फाइंड होगा, बराबर ना आ रहा हो तो। अदरवाइज
आप में से ये चीजें अगर बराबर आ जाएं तो ठीक है, बराबर ना आ जाएं तो या ये चीज मिसिंग होगी या ये चीज मिसिंग होगी। ये हमने कैश फ्लो के अंदर वैसे भी डिटेल में पढ़ना है। तो अभी सिर्फ एक क्वेश्चन के अंदर ऐसी हरकत की हुई है उसने, तो उसमें आपने पहले डिविडेंड निकाल के डिविडेंड भी लिखना है रिटेन अर्निंग में और फिर प्रॉफिट का इफेक्ट भी लिखना है, तो वो आपका आंसर बिल्कुल बराबर आ जाएगा। क्या हुआ? माइनस डिविडेंड माइनस ही करते हैं, रिटेन अर्निंग में ये प्लस भी करते हैं। हाँ जी, ब्रॉड ऑन यहां पर आ जाएगा, उसका नेट प्रॉफिट उसके अंदर ऐड हो जाएगा, डिविडेंड उसके अंदर माइनस हो जाएगा, तो आपके पास कैरिड ओवर।